हेलो। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपकी क्लास कितने दिन कैंसिल हुई? एक दिन हुई थी ना? सैटरडे आपकी क्लास है, ठीक है। आई नो योर माइलस्टोन इज ऑन 18th, बट स्टिल आपकी सैटरडे क्लास है। 18th को माइलस्टोन है ना? अच्छा अच्छा, सॉरी, आप तो सेकेंड फेज हो, मैं भूल गई थी। तो अच्छी बात है, आपका तो फिर दिक्कत ही नहीं है। आपकी सैटरडे क्लास है। अब ये बताया नहीं कि आपको बोला गया था ना? हाँ। हाँ, तो इवनिंग में ही होगी, क्या मॉर्निंग में बुला ले? तो सैटरडे आपकी क्लास होगी बच्चों, ठीक है। बिकॉज ऑफ द क्लास कैंसिलेशन विच वॉज देयर, क्योंकि अभी आगे गर्मी का कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा और एक्सट्रीम होता है। बहुत सारे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। स्कूल में भी आप लोग थे ना, लास्ट ईयर स्कूल बंद हो गया था, है ना? तो वी नेवर नो। तो जब तक क्लास हम लोग अच्छे से कर पा रहे हैं, तो लेट अस कंप्लीट द क्लासेस, ठीक है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, रिजल्ट आ गया आपका, बहुत बढ़िया। हमारे बैच से कुछ बच्चे भी थे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है ना। सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर देयर जिनका स्कोर बहुत बच्चा बढ़िया आया है ना। मुजम्मिल था, है ना? मुजम्मिल इज तो आई थिंक पटना विद्यापीठ टॉपर। चलो, और कौन थे? above 90%, whoever are there from CBSE board, please stand up above 90%. Very good result, very good result, very good. And खड़े रहो आप लोग। above 85% in ICSE above 85%। अब आप सोच रहे हो 5% का क्यों मैं रिलैक्सेशन दे रही हूँ। 5% इसलिए क्योंकि थोड़ा सा तो टॉपिक लेंदी है, टफ नहीं बोलूंगी, बट कुछ टॉपिक्स लेंदी है ना? तो इसीलिए 5% का रिलैक्सेशन, है ना। एंड अबव 80% इन बिहार बोर्ड, above 80% in Bihar board, above 80%, very good. Now clap, है ना? Very good. तो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, इनके लिए चैलेंज है कि ये जो अपनी पोजीशन बता रहे हैं, ये जो अपने मार्क्स बता रहे हैं कि ये अपने अपने रेस्पेक्टिव बोर्ड्स में इन्होंने अच्छा किया है, अपने स्कूल्स में अपने बैचेस में अच्छा किया है, इनको इस अच्छी चीज को कंसिस्टेंट रखना है फॉर द 11th एंड 12th टिल नीट 28, नीट 27, है ना। और बाकी जो बच्चे हैं वो ये चैलेंज कर रहे हैं इनको कि 10th तक के टॉपर के बाद हार्डवर्क एंड रेगुलरिटी इज द थिंग जो कि आपको टॉप पे रहने में क्या करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन बैच में होना चाहिए कि नहीं? या टॉपर अपनी जगह मान के चल ले कि मैं ही सारे माइलस्टोन में टॉप करूंगी, AITS भी मैं ही टॉप करूंगी, ऐसा होगा? बाकी बच्चे का नाम आएगा कि नहीं आएगा? इनको तो चैलेंज है कि अपनी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रखो, और बाकियों को चैलेंज है कि इनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं रहे। द टॉपर शुड चेंज, तभी तो बैच में मजा आएगा। या फिर मेरे को अभी से पहले से पता रहेगा अरे यही होंगे ही होंगे, ऐसे तो नहीं है ना, है ना। प्लीज सिट डाउन बच्चों। एंड देखो, एक स्पेशल थोड़ा सा एप्रिसिएशन बनता है क्योंकि दिस वॉज द फर्स्ट, यू कैन से, प्रॉपर नेशनल लेवल एग्जाम्स। आप लोगों ने ओलंपियाड्स वगैरह दिए होंगे, बट एक जो प्रॉपर नेशनल लेवल एग्जाम होता है वो तो 10th ही होता है बच्चों के लिए, है ना। क्योंकि ऐसा कोई नेशनल लेवल ओलंपियाड NSCB या है कोई NSCB या NSCP मैथ्स IOQM क्वालिफाइड स्टूडेंट है कोई यहाँ पे, है ना? तो पहला नेशनल लेवल रिजल्ट आपका यही है। तो आपको ये पता चलता है ना कि जब आप हार्डवर्क करते हो तो आपको रिजल्ट आता है। बट 10th और 11th प्रोफेशनल कॉलेज जाना और 10th में रिजल्ट आने का हार्डवर्क एकदम अलग है, एकदम अलग है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ ना, मतलब जैसा CBSE, बिहार बोर्ड या ICSE करंट जो एजुकेशन पैटर्न है, उसमें ये है ना कि हम लोगों को जो स्टडी करके लगता है, एनालिसिस करके लगता है, रेगुलरिटी इज नॉट द की इन दैट, रेगुलरिटी इज नॉट द की।
ऐसा नहीं होगा कि साल भर आपको 7-8 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे चीजें होती हैं। जहां साल भर जो बच्चा पढ़ता है वो वही डिफरेंस आ जाता है, 90% एंड द टॉपर, वो डिफरेंस एकदम दिख जाता है। 90 से 95 बहुत इजी है, पर गो बियॉन्ड 95 वो थोड़ा सा रेगुलरिटी का फैक्टर आता है, ठीक है। बट आप यहां पे देखोगे ना कि रेगुलरिटी नहीं रहेगी तो ये नहीं है कि नंबर कम आ जाएंगे, क्वालिफाई ही नहीं होगे। नंबर कम मतलब क्वालिफाई ही नहीं होगे। यहां पे तो है कि नंबर कम हो गए तो अगली क्लास में अगले सेमेस्टर में क्या कर सकते हो, इंप्रूव। यहां पे जब आप नीट 2027 दोगे और कहीं नंबर कम रह गए चारों में से किसी एक सब्जेक्ट में और क्वालिफाइंग मार्क्स के नहीं पहुंचे आप, तो फिर वो पूरा साल आपकी 2 साल की मेहनत वो क्या हो जाती है, दोबारा से करने के लिए हो जाती है, अगर आप सेम फील्ड में कंटिन्यू करना चाहते हो तो। दिस इज द कॉस्ट ऑफ इरेगुलरिटी जो आपको पे करना पड़ेगा। ये कॉस्ट है इरेगुलरिटी का, वो 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, 10 दिन की हो, जितने दिन की हो। कॉस्ट ऑफ इरेगुलरिटीज आपके उतने साल, आप 10 दिन 1 हफ्ता इरेगुलर हो गए और वही इरेगुलरिटी आपको एंड में रिजल्ट में दिख जाएगी, क्योंकि जो बच्चा क्वालिफाई करेगा ना वो 1 दिन भी इरेगुलर नहीं हुआ होगा। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल कॉलेज में जाते हो जहाँ पे हम इस तरह के नंबर्स की बात करते हैं कि 22 लाख 25 लाख बच्चे दे रहे हैं और 80,000 सीट्स हैं, तो आप देख लो ना कंपटीशन कितना ज़्यादा होगा। एट द सेम टाइम 22 लाख इज जस्ट अ नंबर। 22 लाख बच्चा इतना रेगुलरिटी से इतने तरीके से एसी रूम में तैयारी कर रहा है, टीचर्स के अंडर गाइडेंस ऐसे। 50% भी इंडिया की पॉपुलेशन जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं नीट के, वो मतलब बोलो कि कहीं ना कहीं हो सकता है पेरेंट्स इनकैपेबल हो, कहीं ना इनकैपेबल इन द सेंस कि माइट भी इतने रिसोर्सेज ना हो कि वो पढ़ा सकें प्रॉपर गाइडेंस के अंदर। हो सकता है कि कहीं पे पढ़ाई के लिए रिसोर्सेज हैं बट दे हैव लिमिटेशन कि वो बच्चों को वहाँ इस तरह की कोचिंग्स या इंस्टीट्यूट्स ना हो जहाँ पे इस तरह का प्रॉपर गाइडेंस उनको मिल पाए, एंड दे कांट सेंड द चाइल्ड अवे। उनको लगता है, मतलब अलग अलग रीजन्स आ जाते हैं, अलग अलग रीजन। एकदम आप मान के चलो ना 20-30% बच्चा होगा जो एकदम प्रॉपर गाइडेंस के अंदर तैयारी कर रहा है, उसमें 30% में भी आप क्लास में ही देख लो। अभी पहला टेस्ट होगा आपका, आप क्लास में देख लेना। आप अगर बोल रहे हो कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है हमें समझ आ रहा है, हमें क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, टीचर्स हमें ठीक लग रहे हैं, अगर ये सारा है तो पूरी क्लास का रिजल्ट इवन आ जाएगा, पूरी क्लास का रिजल्ट इवन आ जाएगा। जिसका सबसे बढ़िया रिजल्ट आएगा उसको ज़ूलॉजी किसने पढ़ाई, किसने पढ़ाई, मैंने। और जिसका बहुत खराब रिजल्ट आएगा सबसे डाउन 5, उसको ज़ूलॉजी किसने पढ़ाई। तो अगर मेरे ज़ूलॉजी पढ़ाने में ही कमाल होता तो मैं तो फिर सबका ही टॉप रिजल्ट लाती ना। पर मैं तो ज़ूलॉजी पढ़ा रही हूँ, पर उसको पढ़ कैसा रहा है, वो बच्चा उसको प्रैक्टिस कैसे कर रहा है, वो उस पर बेस क्वेश्चन कैसे कर रहा है। मेरे ज़ूलॉजी पढ़ाने में कोई मैजिक नहीं है, मैजिक आप बच्चों के हार्डवर्क में है कि आप कितना हार्डवर्क करके उसको सीख रहे हो, आप कितना हार्डवर्क करके उसको क्वेश्चंस कर रहे हो, कितना हार्डवर्क कर रहे हो कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप टीचर के पीछे लग रहे हो कि हमें बताइए हमें बताइए, आप उनसे अलग से आके टाइम ले रहे हो। क्योंकि मैं 100 बच्चों की क्लास में थोड़ी कर सकती हूँ कि तुमने टाइम नहीं लिया, तुमने टाइम नहीं लिया, तुमने टाइम नहीं लिया। मेरे को तो लग रहा है कि मेरे को सभी पढ़ रहे हैं। जब तक मेरे से बोलोगे नहीं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे से डाउट नहीं पूछोगे, तो मेरे को तो ये लग रहा है सबको समझ आ रहा है। समझ आया आपको? हर सब्जेक्ट के लिए यही है, बीट फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी। आप टीचर से कितना एफर्ट लेते हो ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। क्योंकि टीचर के पढ़ाने में मैजिक नहीं है। हाँ, मैजिक थोड़ा होता है कि जो चीज़ें आपको अपने आप पढ़ के नहीं समझ आ पाती, एक बार टीचर वो आपको समझा सकता है, पर उसके बाद उसको रिटेन करना, उसको याद रखना, वो सिर्फ उसके बेस क्वेश्चंस करना, वो सिर्फ आपकी मेहनत है। क्योंकि मैं तो बता रही हूँ ना, मेरी पढ़ाने में इतना ही मैजिक होता तो वो मैजिक फिर सब पे चलता। तो मेरे पढ़ाने में मैजिक नहीं है, मैजिक है हार्डवर्क ऑफ द स्टूडेंट में। वो मैजिक जो कर पाएगा वही क्वालिफाई करेगा, बाकी बच्चे फिर दोबारा तैयारी करेंगे। समझ आया?
तो ये आपको सीख लेना है बच्चों, नीट 2027 तक ये रेगुलरिटी चाहिए। और मैंने तो बोला ही था ओरिएंटेशन में, अपने अगल बगल देख लो, आप में से ही बहुत एवरेज बच्चे भी होंगे, बहुत अच्छे बच्चे भी होंगे, अभी लग रहा होगा बहुत बदमाश है, बट सडनली दे बिकम वेरी स्टूडियस कि नहीं एकदम कर लेना है, वी वॉन्ट टू वियर द वाइट कोट, हमें स्टेथोस्कोप लगाना है, इस तरह का उनमें आ जाता है एम्बिशन कि ईयरफोन नहीं टांगना है गले में, स्टेथोस्कोप टांगना है, तरह का डेडिकेशन आ जाता है। और अगल बगल ही आपके बच्चे हैं जो क्वालिफाई करेंगे, जो हार्डवर्क करेगा। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप जो कि मैंने देखा बहुत बढ़िया रिजल्ट है, इज अ ब्यूटीफुल रिजल्ट, क्योंकि इतना क्लास में कंपटीशन होना चाहिए आपस में भी और जो बाकी बच्चे हैं उनको भी। ठीक है ना, 10th में ले आए तो क्या, 11th में हम लाएंगे, पहले माइलस्टोन में दिखाते हैं टॉपर कौन है, ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका। ठीक है, तो प्लीज़ मेहनत करो सब लोग, सबको, पूरे बैच को मैं दोबारा बता रही हूँ, सेम टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और इसी बैच में बच्चे होंगे जो कि फुल मार्क्स भी लाएंगे, और इसी बैच में बच्चे होंगे जो जूलॉजी में हो सकता है 100 नंबर 110 नंबर ऐसे भी आएंगे, और मैं उनसे पूछूंगी कि क्या हुआ, तो मैं पूछूं क्या हुआ उससे पहले अगर आपको दिक्कत है तो प्लीज़ आप आके बताओ और आप आके पूछो। ठीक है, 283 है ना आपका, 283 है ना। इसके अलावा का कोई बैच कोड का बच्चा नहीं बैठा है ना क्लास में, दोबारा पूछ ले रही हूँ, एनीवन हैविंग इस बैच कोड के अलावा कोई और बैच कोड वो नहीं बैठा है ना क्लास में, है तो प्लीज खड़े हो जाए। और ये मैं दूसरी चीज पूछ रही थी आपसे, एक और चीज मैं आपसे पूछ रही थी, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो मेरी क्लास पहली बार कर रहा है, एनी न्यू एडमिशंस मेरी क्लास पहली बार कर रहा है, तो जिनका भी अगर जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली न्यू थे, जो कि लेट थोड़ा ज्वाइन हुए थे, वो कवर अप कर रहे हैं ना उसको, जो भी पार्ट कवर हुआ था, कर रहे हो सब लोग, कर रहे हो, जिनका भी जो छूटा था बताओ। हाँ नहीं, कुछ तो बोल दो। हाँ, आप शुरू से ही आ रहे थे, शुरू से आ रहे थे तो कुछ छूटा तो नहीं है, बाकी किसी का छूटा हो तो कवर अप हो रहा है सारे सब्जेक्ट्स में। चलो, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कार्डियक मसल कंप्लीट हो गया था, इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होता है, ऑल ऑफ यू इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होता है, व्हाट इज इंटरकैलेटेड डिस्क? ये पूछ रही हूं मैं, इंटरकैलेटेड डिस्क, हाँ क्या होता है? हाँ जी, नहीं पढ़ा? हाँ, नहीं पढ़ाया? कार्डियक मसल नहीं पढ़ाया था आपको? गैप जंक्शन, कम्युनिकेशन जंक्शन नहीं बताया था? नहीं सुन रहे थे? हाँ, नहीं सुन रहे थे? नहीं पढ़ाया मैंने? आपके बैच का नोट्स खोल के दिखा दूं? दिखाऊं? हाँ, क्या लास्ट क्लास में थे? क्या पढ़ाया था मैंने? तो बताया नहीं था ये इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं इसको, बताया था ये इंटरकैलेटेड डिस्क होता है। यही चीज, ठीक है। और चलो एक बार को ये बच्चे बोल रहे पढ़ाया है, पढ़ाया था इंटरकैलेटेड डिस्क, बताया था? बताओ, इंटरकैलेटेड डिस्क गैप जंक्शन कम्युनिकेशन जंक्शन में बताया था मैंने? हाँ, इधर बताया था? हाँ, मान लो मैंने नहीं पढ़ाया,
आप बोल रहे हो पढ़ाया था, मान लो मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है, मैंने क्या बोला है? रेगुलरिटी का मतलब क्या है? जो क्लास में पढ़ा रही हूं उसके बाद क्या करना है? नहीं, नोट्स रिवाइज के अलावा क्या करना है क्लास में पढ़ने के बाद? क्या एनसीईआरटी में मस्कुलर टिश्यू कार्डियक मसल में इंटरकैलेटेड डिस्क लिखा है? कितने दिन बाद क्लास हो रही है मेरी? मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो मेरे को कुछ हो जाए, मैं चलते हुए कुछ हो जाए तो 2027 का नीट छोड़ दोगे क्या? मैम को ही कुछ हो गया, मैम पढ़ा ही नहीं पाई। मैंने नहीं पढ़ाया तुम्हें, तुमने ये रेगुलरिटी दिखाई तो तुमने जाके एनसीईआरटी पढ़ाओ, उसमें तो लिखा है। और मेरे से पूछा हो कि मैम इंटरकैलेटेड डिस्क आपने क्लास में छोड़ दिया, एनसीईआरटी में लिखा है, ये बताया तुमने मेरे को? तो नीट 2027 नहीं होगा तो ये बोलोगे कि मैम ने गंदा पढ़ा दिया? ये पेरेंट्स मान लेंगे आपके? मैम ही गंदा पढ़ाती थी तो हो ही नहीं पाया। हो पाएगा ऐसे बच्चों? तो मैं बार बार बता रही हूँ, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर व्हाट यू आर नॉट डूइंग। क्योंकि मैं ये अभी क्यों बोल रही हूँ ना, क्योंकि अभी 2 हफ्ते बाद आपका माइलस्टोन 1 है। आप ही के बैच में बच्चों के 150, 160, 180 में से 180 भी आएंगे, और आप ही के बैच में 50, 60, 70 भी आएंगे। मैं अभी बता दे रही हूँ, हो सकता है माइनस में भी मार्क्स आ जाए आपके बैच में, और ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके 180 आ रहे हैं। तो मैं दोबारा बता रही हूँ, अगेन वो मेरे पढ़ाने का फॉल्ट या बेनिफिट दोनों नहीं है, वो आपके पढ़ने का है। जब तक आप दूसरों पे चीजें डालते रहोगे तो उससे कोई बात नहीं, आप डाल दो। आप बोल दो कि टीचर गंदा पढ़ा रहा है, और मैं तो बोलूंगी कि मेरे पढ़ाने से इसी बैच में 180 मार्क्स आए। मैं कहाँ गंदा पढ़ा रही हूँ? बच्चा 180 ला रहा है, मैं ही जॉलजी पढ़ा रही हूँ, मैं तो ये बोल दूंगी। किसका नुकसान हो रहा है? किसका नुकसान है? ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा लगे बच्चों, मैं दोबारा बता रही हूँ, मेहनत करो। ये रेगुलरिटी दिखा रहा है बैच की। कितना टॉपिक हुआ है अभी? एक एपिथेलियम, एक कनेक्टिव टिश्यू और एक मस्कुलर टिश्यू। गिन के 6 या 7 क्लास, गिन के 6-7 क्लास जोलॉजी की, है ना? 7 क्लास, 8 क्लास। आप अभी भूलने लग गए हो कि नहीं चीजें? अभी मैं पूरा एपिथेलियम पूछूं, कोई है जो परफेक्टली बता पाएगा? नहीं। यही करना है आपको, परफेक्टली बताने के लिए रिवीजन। समझ आया? आ रही हो क्लास में रेगुलर, तो फिर रिवाइज नहीं कर रही हो? बैठो, बैठ जाओ। हाँ, लास्ट में क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क। याद नहीं है तो याद करो भाई, याद करो। बैठो। आपको उस दिन डायग्राम बना के बताया था, ये डायग्राम बनाया था मैंने, और यहां पे ऐसे ये लाइन बनाई थी जिसको मैंने दूसरे कलर से हाईलाइट किया था, और मैंने लिखा था एट सम फ्यूजन पॉइंट्स। ये लिखा था मैंने, एट सम फ्यूजन पॉइंट्स गैप जंक्शन और कम्युनिकेशन जंक्शन आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड एज इंटरकैलेटेड डिस्क। और मैंने फिर ये बोला था कि पूरा हार्ट कितने सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है? 0.8। और वो इसलिए कर पाता है क्योंकि वहां पे रैपिड सिग्नल का फ्लो होता है, बिकॉज वहां पे कैसा जंक्शन है? गैप जंक्शन। और आप पूछोगे मैम रैपिड सिग्नल का फ्लो क्यों होता है? तो जंक्शन पढ़ाया है मैंने आपको कि आयंस का फ्लो रैपिड होगा बच्चों, तो सिग्नल का फ्लो भी क्या होगा? रैपिड होगा। ठीक है, तो जिनको भी याद नहीं है दोबारा बता दे रही हूं। कार्डियक मसल इज हाईली स्पेशलाइज, क्योंकि किसी दूसरे मसल में आपको इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं दिखता। इंटरकैलेटेड डिस्क है, ये एक कार्डियक मसल फाइबर है, ये दूसरा कार्डियक मसल फाइबर है। दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहां कांटेक्ट में आता है वहां जंक्शन बनता है, और ये किस तरह का जंक्शन है? गैप जंक्शन या कम्युनिकेशन जंक्शन, जो रैपिड एक्सचेंज ऑफ क्या करवाएगा? आयंस। और आयंस के रैपिड एक्सचेंज से सिग्नल का फ्लो भी क्या होगा? रैपिड होगा। और इसी जंक्शन का नाम होता है इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, नोडल फाइबर पढ़ाया था? नोडल फाइबर पढ़ाया था? नोडल फाइबर बताया था? बताओ क्या होता है? हाँ, नोडल फाइबर क्या होता है?
नहीं पढ़ाया? वो भी पढ़ाया था? हाँ, नोडल पढ़ाया था। बैठो, मैं बता रही हूँ 2N283 ये 6-7 क्लास को आप देख लो कैसे पढ़ रहे हो। आप देख लो कि आपकी तैयारी को कैसे करना है। 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपका माइलस्टोन होगा। और मस्कुलर टिश्यू इज द सिलेबस जहाँ तक आएगा। मैं अभी आपको बता दे रही हूँ zoology का सिलेबस एपिथेलियल से लेके मस्कुलर तक होगा पूरा। अब आप देखो आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। नोडल फाइबर मैंने आपको बताया था कि कुछ कार्डियक मसल फाइबर हाईली स्पेशलाइज हो जाते हैं और हाईली स्पेशलाइज होके उनको बोला जाता है नोडल टिश्यू या नोडल फाइबर, क्योंकि हैं वो मसल फाइबर पर काम वो करते हैं नर्व फाइबर की तरह। दे हैव द एबिलिटी टू जेनरेट एंड ट्रांसमिट द सिग्नल, ठीक है। तो आप, मैंने बोला था जब बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में हार्ट पढ़ेंगे तो आपको नोडल टिश्यू पढ़ेंगे हम लोग। नोडल टिश्यू लाइक ऐसे नोड तो आई थिंक आपने पढ़ा होगा, है ना? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे हार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या खत्म हुआ था? मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। लिख लिया था आपने? नहीं, मैंने लिखवाया था कि नहीं? जो बच्चे अपने आप लिख लेते हैं उनकी बात नहीं कर रही मैंने लिखवाया था आपको? पूरा लिख लिया था? ये लिखा था कार्डियक मसल नेवर फटीग। ये आपको बोला था 10 बार सीढ़ी ऊपर नीचे करो हार्ट में दर्द हो गया, कभी नहीं बोलते, बताया था ना? बिकॉज कार्डियक मसल नेवर फटीग, स्मूथ मसल रेयरली फटीग एंड स्केलेटल मसल ऑफन फटीग। सबसे ज्यादा फटीग कौन होता है? स्केलेटल मसल, स्मूथ उससे कम और कार्डियक नेवर, ठीक है। So this finishes up your epithelial tissue, this finishes up your connective tissue and this finishes up your muscular tissue, ठीक है। अब आपको पढ़ना है न्यूरल टिश्यू लास्ट। न्यूरल टिश्यू आपको बहुत थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली पढ़ना है, क्योंकि मेनली आपको न्यूरल टिश्यू पढ़ना है कौन से चैप्टर में? कंट्रोल, जो आप पढ़ोगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा न्यूरल टिश्यू के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो लेट अस स्टडी अबाउट द न्यूरल टिश्यू। पहले मेरे को ये बताओ, मैंने क्या बताया है कि न्यूरल टिश्यू का ओरिजिन क्या होता है? एक्टोडर्मल, वेरी गुड। न्यूरल टिश्यू का ओरिजिन क्या होता है? एक्टोडर्मल। न्यूरल टिश्यू का ओरिजिन है एक्टोडर्मल, ठीक है। सबसे पहले तो देखो न्यूरल टिश्यू किसका बना हुआ है। न्यूरल टिश्यू में जो सेल्स हैं दे आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। एक तो इसमें न्यूरॉन्स हैं जिनको कि आप क्या कहते हैं? नर्व सेल्स, ठीक है। ये जो सेल्स हैं ये एक्साइटेबल सेल्स हैं। ये कैसे सेल्स हैं? एक्साइटेबल सेल। एक्साइटेबल सेल मतलब दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब क्या होता है? चेंज इन इन्वायरमेंट, है ना। ये जो न्यूरॉन्स हैं जब भी अगर इन्वायरमेंट में चेंज होता है, ठीक है, तो ये उसके रिस्पॉन्स में सिग्नल या इंपल्स जनरेट करते हैं। जब भी स्टिमुलस मिलता है तो उसके रिस्पॉन्स में क्या जनरेट करते हैं? सिग्नल या इंपल्स। अब आपके दिमाग में होगा मैम ये सिग्नल क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है। सिग्नल क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है। अभी आप ऐसा समझो, फ्लो ऑफ आयन से होता है। इट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ आयन। तुमने बैच नहीं चेंज करा अभी तक, क्यों? तो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ आयंस। स्टिमुलस के कारण क्या जनरेट हुआ? सिग्नल। तो न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल है बच्चों। इसका मतलब है कि जब भी न्यूरॉन को स्टिमुलस मिलेगा तो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ये क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। इसी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस को आप सिग्नल बोल सकते हो, इसी को आप क्या बोल सकते हो? इंपल्स। दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेबल सेल। इट हैज द एबिलिटी टू जनरेट एंड ट्रांसमिट सिग्नल। हैज द एबिलिटी टू जनरेट एंड ट्रांसमिट सिग्नल, ठीक है। तो न्यूरल टिश्यू में एक तरह के तो ये सेल्स हैं और जो दूसरे सेल्स
न्यूरल टिश्यू में प्रेजेंट हैं, दे आर कॉल्ड एज न्यूरोग्लियल सेल्स, या इनको बोला जाता है ग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स या ग्लियल सेल्स। ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं ये इस टिश्यू के नॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं। अब आप बोलोगे मैम नॉन एक्साइटेबल क्या? नॉन एक्साइटेबल मतलब ये सिग्नल जनरेट या ट्रांसमिट नहीं करता, ये सिग्नल जनरेट या ट्रांसमिट नहीं करता। तो आप पूछोगे फिर करता क्या है? सपोर्टिंग काम करता है। अब सपोर्टिंग काम कैसा? जब आप न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे बच्चों कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इतने स्पेशल ऑर्गन्स हैं कि वो सिर्फ न्यूरॉन्स से बने हुए हैं। इवन वहां पे ब्लड वेसल्स भी नहीं है, ताकि ब्लड वेसल क्यों नहीं है? ताकि ब्लड का इंफेक्शन डायरेक्टली सीएनएस को अफेक्ट ना करे। इतना स्पेशल है क्योंकि पूरे बॉडी का फंक्शनिंग वही कंट्रोल करता है। तो जब सीएनएस में सिर्फ न्यूरॉन्स है, ब्रेन में सिर्फ क्या है? न्यूरॉन्स, तो बाकी का काम कौन करेगा मैम? फैगोसाइटोसिस कौन करेगा? रिपेयर एंड हीलिंग कौन करेगा? और भी सपोर्टिंग काम कौन करेगा? जो सपोर्टिंग काम नॉर्मल जगह पे बाकी का कनेक्टिव टिश्यू करता है, पर ब्रेन के अंदर तो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, बाहर है। आपने सुना होगा नाम मेनिंजिस, ब्रेन के सराउंडिंग में है पर ब्रेन के अंदर नहीं है। तो मैम कौन करता है सपोर्टिंग काम? तो सपोर्टिंग काम करता है ग्लियल सेल्स। ठीक है, ये सिग्नल जनरेट और ट्रांसमिट नहीं करते, ये क्या करते हैं? दे आर द सपोर्टिंग सेल्स। सपोर्टिंग सेल्स विच मेक अप मोर देन 50% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सीएनएस। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन्स तो हैं ही, पर न्यूरॉन्स से ज्यादा कौन से सेल्स हैं? न्यूरोग्लियल सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स। क्योंकि ये कितना वॉल्यूम बना रहे हैं? मोर देन 50%। मोर देन 50% यही है, मतलब दिस इज लेस देन 50%। टोटल मान लो कि मैं बोलूं 100 बिलियन सेल्स होंगे, 100 बिलियन तो न्यूरॉन्स ही हैं, तो उससे 50% अबाउट ज्यादा क्या है? न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या काम करते हैं? सपोर्टिंग। ठीक है, तो न्यूरल टिश्यू में कितने तरह के सेल्स हैं? 2, न्यूरॉन्स एंड सेकंड आर द ग्लियल्स। ये एक्साइटेबल सेल्स हैं और ये नॉन एक्साइटेबल। ये सपोर्टिंग रोल करते हैं। ठीक है, अब ये क्या रोल करते हैं बाद में पढ़ेंगे, पहले नर्व सेल पढ़ते हैं। फर्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट द नर्व सेल। ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल। ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल। ठीक है, तो लेट अस स्टडी अबाउट द न्यूरॉन और द नर्व सेल। अब एक बात बताओ, नर्व सेल लॉन्ग एंड इलोंगेटेड है कि नहीं है? है? पक्का? तो एक बात बताओ, आपने बोला मसल सेल भी लॉन्ग एंड इलोंगेटेड है, तो मसल सेल इज इक्वल टू मसल फाइबर। ये पढ़ा ना आपने? बिकॉज द सेल इज लॉन्ग एंड इलोंगेटेड। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि नर्व सेल इज इक्वल टू नर्व फाइबर? बिकॉज आप बोल रहे हो कि ये भी क्या है? लॉन्ग एंड इलोंगेटेड। सही बात है? नहीं है सही बात, है ना? यस, पूरा सेल अभी आप डायग्राम में देखोगे बच्चों, लॉन्ग एंड इलोंगेटेड पूरा सेल नहीं है। मसल सेल में तो पूरा सेल ही लॉन्ग एंड इलोंगेटेड है। ये सेल का पार्ट है या पूरा सेल है? पूरा सेल। मान लो ये स्टायरेटेड मसल है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल है, पूरा सेल लॉन्ग है। और अभी आप न्यूरॉन का डायग्राम देखना, पूरा सेल तो लॉन्ग है ही नहीं। लॉन्ग सिर्फ उसका कौन सा पार्ट है? एक्सॉन है। लॉन्ग जो पार्ट है वो सिर्फ उसका एक्सॉन है। तो नर्व फाइबर का मतलब नर्व सेल नहीं है। नर्व फाइबर का मतलब क्या है? नर्व फाइबर का मतलब है एक्सॉन। ठीक है, क्योंकि फाइबर मैंने क्या बोला था? मतलब लॉन्ग। कोई चीज लॉन्ग है तो फाइबर है। ठीक है, तो मसल सेल मसल फाइबर है, पर नर्व सेल नर्व फाइबर नहीं है। नर्व फाइबर का मतलब एक्सॉन। ठीक है,
अब अगर आपको एक्सॉन याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, पढ़ रहे हम। लेट अस स्टडी इट कि क्या है फाइबर, न्यूरॉन और द नर्व सेल। न्यूरॉन या नर्व सेल जो होता है बच्चों, इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। वन इज द सेल बॉडी, ऑल्सो कॉल्ड एज सोमा, ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोन, और बताओ बताओ, ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोन, ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिकैरियन। कैरियन क्या होता है? न्यूक्लियस। पेरी मतलब होता है सराउंडिंग, तो पेरिकैरियन मतलब पार्ट सराउंडिंग द न्यूक्लियस। ठीक है, तो सेल का एक पार्ट सेल बॉडी है, सोमा, साइटोन या पेरिकैरियन, सब एक ही बात है। आप इसको सेल बॉडी बोलो, सोमा बोलो, साइटोन बोलो या पेरिकैरियन। ठीक है, दूसरा पार्ट है सेल का प्रोसेस। सेल में आप देखोगे, सेल में आप देखोगे दो तरह का प्रोसेस है, शॉर्ट एंड मल्टीपल। मोस्टली, मल्टीपल मोस्टली लिख दे रही हूं, मोस्टली इसलिए क्योंकि कई बार सिंगल भी होता है। शॉर्ट एंड मल्टीपल, जो शॉर्ट एंड मल्टीपल प्रोसेस है उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। शॉर्ट एंड मल्टीपल प्रोसेस को क्या कहते हैं? डेंड्राइट। मल्टीपल में मैंने क्या लिखा है? मोस्टली, क्योंकि कई न्यूरॉन हैं आप पढ़ोगे जिनमें एक ही डेंड्राइट होता है, बट मोस्टली जो बॉडी में न्यूरॉन्स दिखते हैं उनमें कितने डेंड्राइट्स हैं? मल्टीपल। ठीक है, और जो लॉन्ग एंड ऑलवेज सिंगल, ये कभी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, ऑलवेज सिंगल होता है, वो होता है एक्सॉन, या जिसको आप क्या कहते हैं? नर्व। अब समझ आया क्यों? क्योंकि ये भी प्रोसेस है, पर कैसा? शॉर्ट। ये कैसा प्रोसेस है? लॉन्ग, इसीलिए आप इसको क्या कहते हैं? फाइबर। ठीक है, तो सेल में दो ही पार्ट है, सेल बॉडी और सेल प्रोसेस। कुछ प्रोसेस शॉर्ट, कुछ प्रोसेस लॉन्ग नहीं, एक ही प्रोसेस लॉन्ग। शॉर्ट सिंगल मल्टीपल हो सकता है, पर लॉन्ग सिंगल होगा ऑलवेज। ठीक है, अब देखो नर्व सेल कैसा है, ऐसा दिखता है नर्व सेल। दिस इज हाउ द नर्व सेल, ऐसा दिखता है। ठीक है, दिस इज हाउ द नर्व सेल अपीयर्स। अब देखो इसमें क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले आपको सेंट्रली प्लेस्ड, एनिमल सेल है ना, तो एनिमल सेल में क्या होता है? सेंट्रली प्लेस्ड पावर हाउस। पावर हाउस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस, वो भी दिखता है आपको। ढेर सारा माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है। आप कहोगे मैम इतना सारा माइटोकॉन्ड्रिया क्यों चाहिए? क्योंकि सिग्नल जनरेशन एंड ट्रांसमिशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत सारा दिखता है। ठीक है, नर्व सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, द साइटोप्लाज्म ऑफ द नर्व सेल, दिस इज द न्यूरोप्लाज्म। प्लाज्मा नहीं, प्लाज्मा, न्यूरोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, आपको सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस दिख गया, माइटोकॉन्ड्रिया दिख गया, न्यूरोप्लाज्म दिख रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला था मसल सेल में जो प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, क्या कहते हैं आप इनको? मायोफिब्रिल्स। मायो मतलब रिलेटेड टू मसल। आपको यहां भी प्रोटीन फिलामेंट्स दिखते हैं। दोज प्रोटीन फिलामेंट्स आर कॉल्ड एज न्यूरोफिब्रिल्स। प्रोटीन फिलामेंट्स को क्या कहते हैं? न्यूरोफिब्रिल्स। मसल है तो मायोफिब्रिल, और न्यूरॉन है तो न्यूरोफिब्रिल्स। ठीक है, ये तो जनरल चीजें दिख रही हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सेल बॉडी और उससे कनेक्टेड प्रोसेसेस में दिखता है। आपको पता है सेल में आरईआर होता है। आरईआर क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एमआरएनए पता है? नहीं पता होगा।
एमआरएनए पता है? मैसेंजर आरएनए नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप ऐसा समझ लो ये एक तरह का केमिकल है। एमआरएनए एक तरह का क्या है? केमिकल, जिसका रोल प्रोटीन बनाने में होता है। ऐसा सिंपल समझ लो, एमआरएनए होता है जिसका रोल क्या होता है सेल में? प्रोटीन बनाना। आरईआर का भी रोल प्रोटीन बनाना। तो नॉर्मल सेल में आरईआर और एमआरएनए दिखता है, नर्व सेल में वो आरईआर और एमआरएनए हाईली स्पेशलाइज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है उसका, ठीक है। और एमआरएनए और आरईआर एक साथ होता है नर्व सेल में, और उसको सबसे पहले देख के डिस्क्राइब किया था निसल ने। देख के डिस्क्राइब किसने किया था? निसल। इसी वजह से नर्व सेल में और उसके एसोसिएटेड प्रोसेस में इस तरीके के आरईआर और एमआरएनए के ग्रैन्यूल्स दिखते हैं, जिनको पहली बार निसल ने देखा और इसीलिए उनका नाम पड़ गया निसल्स ग्रैन्यूल्स। These granules are called as निसल ग्रैन्यूल, क्योंकि ग्रैन्यूल्स को सबसे पहली बार देख के डिस्क्राइब किसने किया? निसल ने किया। किसके ग्रैन्यूल्स हैं ये? निसल ग्रैन्यूल्स कंपोज्ड ऑफ एमआरएनए, आरईआर। ऐसा समझ लो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन, मॉडिफाइड प्रोटीन के केमिकल्स बनाते हैं। मॉडिफाइड प्रोटीन के क्या बनाते हैं? केमिकल्स, ठीक है, जो हेल्प करता है नर्व सिग्नल के ट्रांसमिशन में। जो हेल्प करता है नर्व सिग्नल के ट्रांसमिशन में, ठीक है। ट्रांसमिशन मतलब होता है एक सेल से दूसरे सेल के जाने में, ठीक है। ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई, ये पूरा का पूरा बच्चों, दिस एंटायर थिंग जो मैंने आपको पढ़ाया, दिस एंटायर थिंग, ये है इसका सेल बॉडी। ये इसका क्या है? सेल बॉडी है। ये एंटायर चीज जो मैंने अभी आपको पढ़ाई, न्यूक्लियस प्लस द योर आरईआर प्लस द न्यूरोफिब्रिल्स प्लस द माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस, निसल ग्रैन्यूल, ये सारी चीजें आपको कहां दिख रही हैं? सेल बॉडी, या सोमा, या साइटोन, या पेरी कैरियन, ठीक है। और कुछ चीज दिख रहा है? सेल बॉडी से कुछ प्रोसेस निकल रहे हैं, कुछ प्रोसेस तो शॉर्ट है और ये सिंगल प्रोसेस क्या है? लॉन्ग है। क्या हो गया? खुश हो गए न्यूरॉन पढ़ के? गए आज तो सीख लिया न्यूरॉन। हाँ, ऐसे से क्या नींद आ रही है? हाउ मेनी ऑफ यू आर कमिंग फ्रॉम स्कूल? स्कूल से कितने बच्चे आते हैं? बस इतने ही बच्चे आते हो। तुम क्यों सो रहे हो? सुबह नहीं सोए? रात को नहीं सोए? तो आवाज मेरी इतनी अच्छी तो नहीं है लग रहा है, ऐसी मधुर आवाज तो नहीं है कि नींद आ जाए? मधुर है? हाँ, अच्छा, अच्छा पढ़ाई थे, ध्यान में चले गए, मेडिटेशन, ब्रेन को इमेजिन करने लग गए। नाउ कीप क्वाइट। ठीक है, पढ़ाते समय थोड़ा सा पढ़ाने के बाद ये कर लेते हैं, क्योंकि टॉपिक डाइल्यूट हो जाता है। और देखो 10 तक पढ़ना एक अलग था, टॉपिक डाइल्यूट हो जाए तो कोई बात नहीं। अगर आप 11th-12th में टॉपिक डाइल्यूट हो जाता है ना, उससे रिलेटेड इतने PYQ मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं कि पढ़ाते पढ़ाते आपको बताना है, फिर वो सब निकल जाता है। ठीक है, मतलब 11th-12th में पढ़ाते समय थोड़ा सा सीरियस रहना है। सो रहे हैं तो कोई बात नहीं, सो जाओ, जाओ जाके मुंह धो लो। आपको कभी भी क्लास में ऐसा लग रहा है आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आप बिना बोले क्लास के बाहर जा सकते हो, पानी वानी पी सकते हो। 3 फ्लोर है, 4था फ्लोर मत जाना, वहाँ से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, गिर पड़ जाओगे। 3 फ्लोर आप ऊपर नीचे घूम के आ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ, चले जाओ, ग्रुप में नहीं, सिंगल। यानी कि 5-6 बच्चे उठ के चले गए, मन नहीं लग रहा है, ठीक है। बट पढ़ाते समय पढ़ लो, उसके बाद आप बातें करो, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी बच्चों, सेल बॉडी जो होती है ना, उसमें आपने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूरोफिब्रिल्स, निसल ग्रैन्यूल, ये सारी चीजें। अब आपको सेल बॉडी से कुछ तो शॉर्ट प्रोसेस दिख रहे हैं, और ये एक सिंगल क्या दिख रहा है?
तो ये जो शॉर्ट प्रोसेस आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर द डेंड्राइट्स। ये शॉर्ट प्रोसेस क्या है? डेंड्राइट्स है। और इनको सेल का ना एफरेंट प्रोसेस कहते हैं। इनको सेल का कैसा प्रोसेस कहते हैं? एफरेंट। एफरेंट इसलिए कहते हैं ना क्योंकि ये नर्व सेल अगर दूसरे नर्व सेल से सिग्नल रिसीव करेगा ना, कि कोई दूसरा नर्व सेल इसको सिग्नल पास कर रहा है, तो वो थ्रू डेंड्राइट ही कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? थ्रू डेंड्राइट। ठीक है, तो ये जो डेंड्राइट है ये हमेशा सिग्नल को टुवर्ड्स द सेल बॉडी लेके आता है। इट ऑलवेज टेक्स द सिग्नल टू द सेल बॉडी, टू द सेल बॉडी की तरफ लेके जाता है। तो टू द सेल बॉडी मतलब सिग्नल आता है इसके थ्रू। आने को क्या कहते हैं? एफरेंट प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि सेल बॉडी इसके थ्रू ही सिग्नल को क्या करता है? रिसीव करता है, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज एफरेंट प्रोसेस। आप जब न्यूरल कंट्रोल में न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ना, न्यूरल कंट्रोल चैप्टर में न्यूरॉन पढ़ोगे, यूनिपोलर, बाइपोलर, तो आप देखोगे कई बार सेल बॉडी डायरेक्टली भी सिग्नल ले लेता है, बट अगर वो सिग्नल डेंड्राइट से आ रहा है तो हमेशा वो किस तरफ ट्रैवल करेगा? टू द सेल बॉडी। ठीक है, ये जो आपको सिंगल लॉन्ग प्रोसेस दिख रहा है, दिस सिंगल लॉन्ग प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सॉन। क्योंकि ये लॉन्ग है तो इसी को आप कहते हैं बच्चों नर्व फाइबर, और ये सेल का इफरेंट प्रोसेस है। क्योंकि ये सेल में से निकल रहा है ना, सेल में से कोई भी चीज निकलती है उसको सेल प्रोसेस कहते हैं। ये आप बॉटनी में पढ़ोगे सेल के बारे में, सेल में से कोई चीज निकलती है उसको प्रोसेस कहते हैं, या आप बॉटनी में पढ़ोगे। सेल चैप्टर इज इन बॉटनी। तो हाँ बताओ, कोई कुछ कह रहा था, तुम कह रहे थे कुछ? बॉक्स? हाँ, क्या पूछो? फिर आप टॉपिक जंप कर रहे हो। पहले एक्सॉन तो सुन लो कितना इंपॉर्टेंट है, फिर एक्सॉन में मैम बॉक्स क्या है, फिर अभी फिर जंप। जंप नहीं करना, कुछ एकदम धीरे पढ़ना है। ठीक है, यू डोंट हैव टू जंप। पढ़ाने के बाद कुछ रह जाए तो पूछो ना, पहले ही पूछोगे तो अभी पूछ लोगे मैम ब्रेन ही पढ़ा दीजिए, न्यूरॉन छोड़िए, हम क्या ही करना है मैम। यू डोंट हैव टू जंप द टॉपिक्स। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि सिंगल लॉन्ग प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है? एक्सॉन। इसको ही नर्व फाइबर कहते हैं। कैसा प्रोसेस है? इफरेंट। और इसका काम है हमेशा सिग्नल को अवे फ्रॉम सेल बॉडी लेके जाएगा। ये हमेशा सिग्नल को कहाँ लेके जाता है? अवे फ्रॉम सेल बॉडी, और इसीलिए इसको सेल का इफरेंट प्रोसेस बोलते हैं। इफरेंट मतलब जो लेके जाता है, इफरेंट मतलब जो लेके आता है। तो ये लेके आता है सेल बॉडी की तरफ तो इफरेंट, ये सेल बॉडी से लेके जाता है तो इफरेंट। ठीक है, लास्ट में आपको जहां एक्सॉन खत्म होता है वहां पे इस तरह के नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं आपको? नॉब लाइक स्ट्रक्चर। कहां पे? जहां पे एक्सॉन क्या हो रहा है? खत्म। इसको कहते हैं नर्व फाइबर एंडिंग। नर्व एंडिंग भी बोल सकते हो, ज्यादा बेटर टर्म इज नर्व फाइबर एंडिंग। और वहां ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं, अभी नाम याद कर लो, क्यों कहते हैं बाद में, तो सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, यहां पर बच्चों कुछ स्पेशलाइज्ड केमिकल्स स्टोर्ड रहते हैं। यहां पे कुछ स्पेशलाइज्ड क्या स्टोर रहते हैं? केमिकल्स, जो सिग्नल ट्रांसमिशन में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। ऐसा समझ लो, यहां कुछ स्पेशल केमिकल स्टोर होते हैं विच विल हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व सिग्नल। क्योंकि ये नर्व सिग्नल के ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, दोबारा बता रही हूं अब आपको। मैंने आपको बताया कि एक नर्व सेल में देयर इज द सेल बॉडी। सेल बॉडी में आपको दिखता है सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, सेल बॉडी में दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल बॉडी में दिखता है न्यूरोफिब्रिल्स, और सेल बॉडी में दिखते हैं निसल ग्रैन्यूल्स। ठीक है,
निसल ग्रैन्यूल एमआरएनए और आरईआर से बनता है, जो स्पेशलाइज प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। शॉर्ट प्रोसेस जो होते हैं उनको डेंड्राइट कहते हैं, दे आर एफरेंट प्रोसेस ऑफ द सेल। लॉन्ग प्रोसेस जो होता है उसको एक्सॉन कहते हैं, नर्व फाइबर कहते हैं, दे आर इफरेंट प्रोसेस ऑफ द सेल। नर्व एंडिंग्स जहां पे होती है वहां नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिनेप्टिक नॉब, और सिनेप्टिक नॉब के अंदर मेम्ब्रेन में कुछ केमिकल स्टोर होते हैं जिनको कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल नर्व सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब बॉडी का सपोर्टिंग एंड लिंकिंग टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिंग एंड लिंकिंग टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव। ठीक है, मान लो कि ये एक एक्सॉन है और जो सिग्नल होता है, मैंने क्या बोला, सिग्नल क्या है? इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। सिग्नल क्या है? इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो नर्व सेल एक्साइटेबल सेल है, इसका मतलब हुआ कि व्हेन सूटेबली स्टिमुलेटेड, ये एग्जैक्टली आपके एनसीईआरटी में लिखा है, व्हेन सूटेबली स्टिमुलेटेड, जब इसको सूटेबल स्टिमुलस मिलता है, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड। एक तरह का क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, जिसको सिग्नल कहते हैं, एंड ट्रेवल्स अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व फाइबर। जो सूटेबल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होता है वो अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? ट्रैवल करता है। नॉट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नॉट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रैवल करता है। ठीक है, अब आप इसको कंपेयर करो एक वायर से, कॉपर वायर। जैसे मैंने बोला यहां इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्लो ऑफ आयंस के कारण हो रहा है, कॉपर वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। ठीक है, अब एक कॉपर वायर जो अपोजिट करंट को ट्रांसफर कर रही है, अगर वो कांटेक्ट में होगी तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। बस ऐसा ही होगा न्यूरॉन के साथ भी। अगर न्यूरॉन्स के जो कंडक्टिंग पार्ट्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, ठीक है, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस बहुत कम होता है, तो वो कांटेक्ट में होंगे तो उनके सिग्नल्स आपस में क्या होंगे? पता चला आप थिंक कर रहे हो कि हाथ मूव करना और मूव पैर हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, गलत सिग्नल मिक्स हो जाएगा, है ना। स्माइल करना चाह रहे हो तो फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और ही आ जाएगा, है ना। दिस इज काइंड ऑफ शॉर्ट सर्किट विच में अकर। तो आप क्या करते हो कि कॉपर वायर में शॉर्ट सर्किट ना हो? इंसुलेशन। कैसे करते हो? प्लास्टिक से, है ना। बस यहां इंसुलेशन कनेक्टिव टिश्यू करेगा, यहां इंसुलेशन कौन करेगा? करेगा। इट कीप्स देम सेपरेट, इट कीप्स देम सेपरेट। हाईली स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं जो कि एक तरह का ग्लियल सेल ही है। सपोर्टिंग एंड लिंकिंग टिश्यू क्या है? कनेक्टिव। तो सपोर्टिंग टिश्यू इन द सीएनएस क्या है? ग्लियल, है ना। तो इन द बॉडी ऑल्सो एंड इन द सीएनएस ऑल्सो स्पेशलाइज्ड सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो एक तरह के ग्लियल सेल्स ही हैं, क्योंकि सपोर्टिंग सेल का नाम क्या है? ग्लियल सेल। बॉडी में है तो कनेक्टिव टिश्यू, और सीएनएस या नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड है तो ग्लियल सेल्स। तो ये ग्लियल सेल्स इंश्योर करते हैं कि जो मेम्ब्रेन्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, वो क्या रहे? सेपरेट, इंसुलेटेड बोलो ना, क्या रहे? इंसुलेटेड। सिग्नल का क्या ना हो? शॉर्ट सर्किट, है ना। तो एक तरह का ग्लियल सेल होता है बच्चों, विच इज कॉल्ड एज, ही नहीं चाहते हो, पेशेंट आएगा बोलेगा तो पहले आप ही उसको बोल दोगे। तुम क्या बोलोगे? मैं बताती हूँ तुम्हें क्या दिख रहा है तुम्हारे अंदर, तुम्हें क्या पता तुम्हारा सिम्टम क्या है? नहीं, यू नीड टू डेवलप अ वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ पेशेंस वाइल स्टडिंग दिस। क्योंकि अभी आपको ना, अगर बिल्कुल साफ साफ बोलूँ ना, कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। हाँ, ये पता होगा कि हार्ट HEART होता है,
बस। और लेफ्ट में होता है भी गलत पता है। लेफ्ट 4 चेंबर होते हैं ना, वो भी प्रॉपरली कैसे होते हैं नहीं पता होगा। 4 चेंबर होते हैं वो भी कैसे होते हैं नहीं पता होगा। सुनने की पावर डेवलप करो, हम्बलनेस लाओ अपने अंदर कि कुछ भी नहीं आता है हमें। जितना ईगो है ना वो आपके मार्क्स में दिखना चाहिए। आपकी ईगो जबान में नहीं दिखनी चाहिए, आपके ईगो आपके मार्क्स में दिखने चाहिए। 680, 690, 720 में से 720, वो होता है ईगो, मार्क्स में दिखना चाहिए। बोल के क्या दिख रहा है? बोल के तो तुम कितना भी बोल लो, एम्स का डायरेक्टर आके थोड़ी ले जाएगा तुम्हें जब तक नंबर नहीं लाओगे। और जब तक वो मार्क्स नहीं आ रहे तब तक सुनो, ठीक है। और लिसन, ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये सेल्स हैं, स्पेशलाइज सेल्स, जो कि हाईली स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के ही सेल्स हैं। बट क्योंकि ये सपोर्टिंग सेल्स आप नर्वस टिश्यू से एसोसिएटेड है, तो इन सपोर्टिंग सेल्स का अब नाम क्या हो गया है? ग्लियल सेल्स। 3-4 तरह के ग्लियल सेल्स हैं। उनमें से ये जो ग्लियल सेल आप पढ़ रहे हो बच्चों, इसका नाम है श्वान सेल। श्वान ने बताया था, तो इसीलिए इस ग्लियल सेल का नाम क्या है? श्वान सेल। इसके बारे में श्वान ने बताया, therefore the cells are called as श्वान सेल्स, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है, ये श्वान सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये श्वान सेल की क्या है? ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन को क्या कर रही है? कवर कर रही है, जैसे प्लास्टिक कॉपर की वायर को कवर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ऐसा पॉइंट है जिसमें कि पता नहीं ड्रॉपर के भी 10 बार ड्रॉप करके पढ़ने के बाद भी बच्चे गलती कर देते हैं। इस श्वान सेल की मेम्ब्रेन का नाम होता है न्यूरीलेमा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑप्शन आएगा कि नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन का नाम क्या है, तो मार्क कर देंगे न्यूरीलेमा। नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन एक्सोलेमा है। एक्सॉन की मेम्ब्रेन कौन सी है? कौन से कलर से बनी है? एक्सॉन की मेम्ब्रेन मैंने कौन से कलर से बनाया है? येलो। ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, या ये ब्लू वाली एक्सॉन? कलर तो पता है, कलर वही है जो बचपन में सीखा है, वो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। जूलॉजी में कलर वही है जो बचपन में सीखा है, ठीक है। उसमें कॉन्फिडेंसली बोल सकते हो। अंदर वाला ये कलर कौन सा दिख रहा है? स्काई ब्लू ना, येलो तो नहीं दिख रहा। दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन, दिस इज कॉल्ड एज एक्सोलेमा, and it is covered with the neural, which is the membrane of Schwann cell. This is a very 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 important point. पता नहीं कितनी बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया होगा और कितनी बार बच्चे इसको गलत करते, ठीक है। अब ध्यान से डायग्राम को देखना और मेरे को बताना, कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि न्यूरीलेमा एक्सोलेमा को कोई ऐसी जगह है जहां कवर नहीं कर रही? क्या न्यूरीलेमा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस है। कोई ऐसी डिसकंटिन्यूअस है कहां कवर नहीं कर रही? हाँ, तो डिसकंटिन्यूअस कहां बताओ ना। नोड ऑफ रैनवियर कब बता दिया मैंने? फिर अभी तो बोला भूल जाओ, अभी कैसे बोलूं? अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूं ना, मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना तो बोलेंगे सब गलत पढ़ाया मैम ने, भूल जाओ। आधी चीजें एनसीईआरटी में गलत हैं। हार्ट वैसे बीट करता ही नहीं है जैसे आपका एनसीईआरटी बोलता है। हार्ट वैसे बीट सिर्फ नीट लेवल तक करेगा, एमबीबीएस लेवल पे हार्ट बीट चेंज हो जाएगी। 10 तक हार्ट बीट अलग थी, अभी नीट की पढ़ाई में हार्ट बीट अलग हो गई है। जब एमबीबीएस में जाओगे तो हार्ट बीट अलग हो जाएगी, ठीक है। तो वो सब डिलीट करो बेसिक चीजों के अलावा। अब देखो डायग्राम को और बताओ कहां पे न्यूरीलेमा डिसकंटिन्यूअस दिख रही है या नहीं दिख रही? नहीं दिख रही ना, नहीं होती है क्योंकि इट इज कंटिन्यूअस। आप ऐसे करोगे क्या कि कॉपर की वायर को प्लास्टिक से कवर करोगे, कहीं कहीं छोड़ दोगे? फिर तो शॉर्ट सर्किट ही होगा ना। तो कंप्लीटली कवर करोगे या छोड़ दोगे? कंप्लीटली करोगे, ताकि वो दूसरी मेम्ब्रेन से कंप्लीटली क्या रहे? सेपरेट। एक एक्सोलेमा दूसरे एक्सोलेमा से कंप्लीटली क्या रहे? सेपरेट। सिग्नल इस मेम्ब्रेन के अलोंग चलता है, सिग्नल इस मेम्ब्रेन के अलोंग चलता है।
आयंस के फ्लो से, और ये सिग्नल कभी भी दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकता क्योंकि इस मेम्ब्रेन को कंप्लीटली कवर कर रहा है न्यूरी लेमा। ठीक है, नाउ सी अनदर थिंग। यहीं पे मैंने आपको बोला कि सिग्नल का मतलब है फ्लो ऑफ आयंस। सिग्नल का क्या मतलब है? फ्लो ऑफ आयंस। अब आपको अभी नहीं पता फ्लो ऑफ आयंस कैसे, तो ये सुनो। फ्लो ऑफ आयंस एक्सोलेमा के अंदर और बाहर होता है। कुछ आयंस अंदर जाते हैं, कुछ आयंस बाहर आते हैं। कुछ आयंस अंदर जाते हैं, कुछ आयंस बाहर आते हैं। इसी से सिग्नल फ्लो करता है। मतलब अगर मैं कहूंगी कि कहीं पे आयंस फ्लो ही नहीं कर पा रहे तो वहां पे सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा। समझ आ गया? जहां आयंस फ्लो नहीं कर पाएंगे वहां पे सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा। ठीक है, अब देखना डायग्राम। दिस इज द एक्सोलेमा, दिस इज द श्वान सेल कंटिन्यूअस। ये श्वान सेल है, श्वान सेल की मेम्ब्रेन आपको दिखती है, और ये वाला जो श्वान सेल है ना, ये न्यूरी लेमा दिख रहा है, और ये आपको श्वान सेल दिख रहा है। ये वाला जो श्वान सेल है ना, ये कुछ अलग कर रहा है। ये वाला श्वान सेल एक और काम कर रहा है। ये एक फैट रिच लेयर जिसको माइलिन कहते हैं, वो सेल के अंदर बना रहा है। माइलिन कहाँ बन रहा है? सेल के अंदर। कौन से सेल के अंदर? श्वान सेल। तो ये सेल है ना, इसके अंदर ये माइलिन बन रहा है। सेल के अंदर ये क्या बन रहा है? माइलिन। ये माइलिन है, सेल के अंदर माइलिन बना रहा है। ये जो श्वान सेल्स है ये माइलिन बना रहा है। दिख रहा है आपको? सेल के अंदर क्या बना हुआ दिखा आपको? माइलिन। ठीक है, अब अगर मैं आपसे सीक्वेंस पूछूं कि इनसाइड टू आउटसाइड मेरे को लेयर बताओ कौन कौन सी है। पहले एक्सोलेमा, उसके बाद कौन आया? माइलिन आ गया, और माइलिन के बाहर कौन आ गया? न्यूरी लेमा। समझ आ गया? तो ये ऐसा श्वान सेल है। श्वान सेल तो वहां भी था पर वो माइलिन नहीं बना रहा था। ठीक है, बट ये जो श्वान सेल है ये माइलिन बना रहा है। तो पहले एक्सोलेमा, फिर माइलिन, और फिर न्यूरी लेमा। ठीक है, अब माइलिन ऐसा केमिकल है ना जो आयंस को फ्लो ही नहीं करने देता। माइलिन क्या करता है? आयंस को फ्लो नहीं करने देता। ठीक है, इट डजंट अलाउ कि आयन अंदर बाहर एक्सचेंज हो। ठीक है, तो अगर मैं आपको इस डायग्राम में पूछूं तो क्या इस पॉइंट पे आयन फ्लो कर सकता है? नहीं। तो मतलब यहां पे सिग्नल तो नहीं होगा। क्या यहां आयन फ्लो कर सकता है? कर सकता है। यहां कर सकता है। यहां पे मतलब जहां जहां माइलिन नहीं है आप कह रहे हो कि वहां पे सिग्नल फ्लो कर सकता है, यहां पे आयन का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, सपोज मैं अभी यहां खड़ी हूं ना, आपने ऐसे ब्लिंक किया और मैं वहां पे खड़ी हूं, क्या बोलोगे? मैं टेलीपोर्ट होके चली गई। फिर क्या बोलोगे? मैं जंप करके गई। ये तो वैलिड रीजन यही होगा ना। ये थोड़ी बोलोगे कि टेलीपोर्ट हो गई मैम, बोलोगे कि मैम यहां से यहां क्या कर गई? जंप। ठीक है, क्योंकि मैं यहां दिखी और यहां के बाद कहां दिखी आपको? वहां दिखी। तो आपको सिग्नल यहां दिखा और फिर आपको यहां दिखा, तो आप क्या बोलोगे? सिग्नल जंप कर गया। ऐसे कोई जंप ये कर नहीं रहा, ये बोलने की बात है कि सिग्नल क्या कर गया? जंप कर गया। क्यों? क्योंकि वो यहां दिखा और यहां के बाद यहां, यहां के बाद यहां, यहां के बाद यहां। तो आप क्या कह रहे हो कि सिग्नल क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। ठीक है, एंड दिस पॉइंट बच्चों यही PYQ था। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, दिस पॉइंट, जितने भी ये पॉइंट्स हैं जहां एक्सोलेमा है, न्यूरी लेमा है कि नहीं है? इस पॉइंट पे न्यूरी लेमा है कि नहीं है? देख के बताओ ध्यान से। न्यूरी लेमा का कलर क्या है कि नहीं है? माइलिन है कि नहीं है? सो द पॉइंट वेयर न्यूरी लेमा इज प्रेजेंट, एक्सोलेमा इज प्रेजेंट, but myelin is
absent. Such point is called as node of Ranvier. इसको कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर. जहां न्यूरीलेमा है और एक्सोलेमा है पर माइलिन नहीं है. ठीक है, और वहां आपको सिग्नल दिखेगा. और क्योंकि सिग्नल एक नोड पे दिखा और उसके बाद दूसरे नोड पे दिखा, तो आप लेमन लैंग्वेज में बोल देते हो कि सिग्नल एक नोड से दूसरे नोड पे जंप करके. ठीक है, और इस केस में भी श्वान सेल था और न्यूरीलेमा था, सब कुछ यहां पे भी था, बट यहां पे बस माइलिन नहीं था. तो यहां सिग्नल का फ्लो कंटिन्यूअस है. यहां जंपिंग की जरूरत ही नहीं है. जैसे मैं ऐसे भी तो चल सकती हूँ, मैं ऐसे चल सकती हूँ ना, और मैं वहां से वहां जंप करके भी जा सकती हूँ. तो यहां ये चल के जा रहा है ऐसे एवरी पॉइंट, और यहां कैसे जा रहा है. ठीक है, तो इसका यूज क्या है. फास्टर. जंप करेगा तो फास्ट जाएगा ना. तो ये कंडक्शन क्या है, बात है. इस वाले नर्व फाइबर को आप कहते हो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर. नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर. और इस वाले नर्व फाइबर को आप कहते हो माइलिनेटेड नर्व, जिसमें कि आपने देखा कंडक्शन जो है वो क्या हो रहा है, फास्टर. और फास्टर क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे द सिग्नल जम्प्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर. एक्चुअली में जंप नहीं कर रहा, वो तो अपनी जगह पे ही जनरेट हो रहा है, बट आपको एक नोड के बाद दूसरे नोड पे दिख रहा है, तो इसीलिए आप कह रहे हो कि क्या कर रहा है, जंप कर. ठीक है, और आपको पता है ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हाई जंप करना एक गेम होता है ओलंपिक में. क्या कहते हैं इसको, सॉल्टेयर. द गेम इज कॉल्ड सॉल्टेयर. जंप का गेम होता है, कौन कितने लॉन्ग जंप में जाता है. ठीक है, और इसीलिए क्योंकि इसको सॉल्टेयर कहते हैं, तो सॉल्टेयर से ही इस कंडक्शन का नाम पड़ गया सॉल्टेटरी कंडक्शन. सॉल्टेयर से इस कंडक्शन का नाम क्या पड़ गया, सॉल्टेटरी कंडक्शन, विच इज फास्टर compared to the normal conduction. Saltatory conduction is faster compared to the normal conduction. ठीक है, तो ये था आपका दो तरह का नर्व फाइबर, एक माइलिनेटेड जो बॉक्स आप पूछ रहे थे, और एक नॉन माइलिनेटेड. अब मैं ये डायग्राम जैसा भी बना रही हूं, आपको जैसे भी समझ आ रहा है, आपको यहां वाले डायग्राम से ज्यादा डायग्राम जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो ये है. न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन दिखाना, ये वाला. इसकी बुक है या की बुक को कैसे पढ़ोगी जर्जर हालत में. नहीं, इसको फोटोकॉपी करा लो. नाउ जस्ट सी दिस. नाउ जस्ट सी दिस. आपको यहां न्यूरीलेमा में, आपको न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में ये जो डायग्राम है, इसके न्यूरीलेमा में डिसकंटिन्यूटी दिखे या जो भी दिखे, जैसा भी दिख रहा है, आपको डायग्राम ये पढ़ना है, बट आपको कॉन्सेप्ट ये समझ आना चाहिए. डायग्राम इज दिस विच यू हैव टू आइडेंटिफाई, विच यू शुड नो द लेबलिंग. लेबलिंग इसकी पता होनी चाहिए, पर कॉन्सेप्ट कौन सा पता होना चाहिए, ये वाला. बहुत बच्चों को ये डायग्राम देख के समझ ही नहीं आता कि न्यूरीलेमा कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि इस डायग्राम में न्यूरीलेमा कंटिन्यूअस नहीं बनाई हुई है. श्वान सेल में ही बीच बीच में गैप दे दिया गया है, पर श्वान सेल में गैप नहीं होता. न्यूरीलेमा क्या होता है, कंटिन्यूअस. डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, माइलिन. और माइलिन क्योंकि एक्सोलेमा को कवर करती है, इसलिए उसको माइलिन शीथ कहते हैं. शीथ मतलब कवरिंग, क्योंकि वो किसको कवर करती है, एक्सोलेमा को. ठीक है, डायग्राम आपको यही पता होना चाहिए.
समझ आया? तो मैंने आपको बताया बच्चों, थैंक्स बच्चों, मैंने आपको बताया न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, आपने सबसे पहले ये पढ़ा, यू हैव स्टडीड दिस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एंड यू स्टडीड द 2 टाइप्स ऑफ द नर्व फाइबर, ठीक है? और आपने एक तरह का ग्लियल सेल भी पढ़ लिया, कौन सा? स्वान सेल। स्वान सेल इज अ टाइप ऑफ ग्लियल सेल। 3 और तरह के ग्लियल सेल्स हैं जो अभी आप पढ़ोगे, ठीक है? श्वान सेल ऐसा ग्लियल सेल है जो बॉडी में मिलता है, बॉडी के नर्व फाइबर में, बॉडी के नर्व फाइबर में। आप अभी पढ़ोगे कि ब्रेन के नर्व फाइबर में माइलिन बनाने का काम कोई दूसरा ग्लियल सेल करता है, कोई दूसरा ग्लियल सेल करता है, ठीक है? लिख लो ये सब, हेडिंग डालो न्यूरल टिश्यू, हेडिंग डालो न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू में लिखो, राइट डाउन इन न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू में लिखो मेड अप ऑफ, न्यूरल टिश्यू में राइट डाउन मेड अप ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल्स, न्यूरल टिश्यू में लिखो मेड अप ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल्स, मेड अप ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल्स, मेड अप ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल्स, न्यूरॉन और नर्व सेल्स, एंड ऑल्सो न्यूरोग्लियल सेल्स और ग्लियल सेल्स, and also neuroglial cells and glial cells, neuroglial cells and glial और glial cell, neuroglial भी बोलते हैं glial भी बोलते हैं, neuroglial cells और glial cells, ठीक है? लिखो उसके नीचे, neurons are excitable cells, neurons are excitable cells, neurons are excitable cells, that is when suitably stimulated, neurons are excitable cells, that is when suitably stimulated, they generate a electrical disturbance slash signal slash impulse, they generate electrical disturbance slash, electrical disturbance क्या होता है? सिग्नल स्लैश इम्पल्स, कैसे ट्रैवल करता है बच्चों वो? along the membrane of the axon, which travels along the membrane of cell, which travels along the membrane of cell, which travels along the membrane of cell, membrane of cell, ठीक है? सेकेंड पार्ट लिखो, द ग्लियल सेल्स आर, ग्लियल सेल कैसा सेल है बच्चों? नॉन एक्साइटेबल, है ना? द ग्लियल सेल्स आर non-excitable cells, glial cells are non-excitable cells or supporting cells, non-excitable cells or supporting cells which form more than 50%
which form more than 50% of volume of CNS, which form more than 50% of volume of CNS, which form more than 50% of volume of CNS. ठीक है? More than 50% of volume of CNS. Then write down nerve cell. नर्व सेल लिखो, न्यूरॉन और नर्व सेल, उसके दो पार्ट्स लिखो. न्यूरॉन या नर्व सेल के दो पार्ट्स लिखो. न्यूरॉन या नर्व सेल के दो पार्ट्स. न्यूरॉन और नर्व सेल के दो पार्ट्स. एक लिखो सेल बॉडी, सोमा, साइटोन, पेरिकैरियन. एक तरफ सेल बॉडी, साइटोन, सोमा, पेरिकैरियन. सेल बॉडी, सोमा, साइटोन और पेरिकैरियन. लिखा? लिखा सबने? दूसरी तरफ लिखो सेल प्रोसेस. सेल प्रोसेस दो तरह का, शॉर्ट एंड मल्टीपल. मोस्टली, मोस्टली मतलब सिंगल भी हो सकता है, इसलिए मोस्टली लिखा. शॉर्ट एंड मल्टीपल, मोस्टली. शॉर्ट एंड मल्टीपल, मोस्टली. डेंड्राइट्स, शॉर्ट एंड मल्टीपल, मोस्टली डेंड्राइट्स. Short and multiple, mostly dendrites. Dendrites. Dendrites लिखा सबने? Dendrites हो गया सबका. And long and always single. Long and always single. Long and always single. Long and always single. Axon slash nerve fiber. Axon is the nerve fiber. Axon is the nerve fiber. ठीक है. सेल बॉडी के पॉइंट्स कल लिखवा दूंगी, इसको कल पूरा लिखेंगे जो हमने पढ़ा है, बट इसको रिवाइज एक बार जरूर करना. ठीक है, जरूर रिवाइज करना. और टिश्यू ये आपका लास्ट है, तो पूरे टिश्यू के अब आप क्वेश्चन कर सकते हो. ठीक है, प्लीज क्वेश्चन करना ताकि हम डाउट कर पाए. ठीक है, थैंक यू बच्चों. थैंक यू बच्चे.